गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था के चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास के चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंदिरा गांधी नहर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान की प्रमुख परियोजना है, इसलिए इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नहर परियोजना के पूर्व से पहले लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था, मीलों सफ़र करना पड़ता था पानी लेने के लिए, और बहुत से तो इलाके ऐसे थे जहाँ पर जल उपलब्ध भी नहीं होता था। तो इसलिए जब यह नहर आई तो इस नहर के कारण क्या हुआ, 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल उद्योग, सेना और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया। साथ ही जो राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले थे जहां इन जल की समस्या थी, जैसे कि चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नौगौर जैसे रेगिस्तान जिलों के निवासियों को इस परियोजना से काफ़ी लाभ उपलब्ध हुआ था। अगर हम राजस्थान नहर की बात करें तो यह नहर राजस्थान सतलज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिकेन बांध से निकलती है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती है। पंजाब में इस नहर की जो लंबाई है 132 किलोमीटर है और वहाँ से इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। इसे इस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती बल्कि पेयजल के लिए उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नहर को राज कैनाल भी कहते हैं। राजस्थान नहर इसकी मुख्य शाखा या मेन कैनाल 256 किलोमीटर लंबी है, जबकि विकृतीय क्राइम 5606 किलोमीटर है और इसकी सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर आंका गया है। इसकी मेन फीडर 204 किलोमीटर लंबी है, जिसका 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में व 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में व हरियाणा में है। यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर के रूप में देखी जाती है। जब यह नहर राजस्थान में पूर्ण रूप से चलने लग गई थी तो उसके बाद राजस्थान की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 2017 में पानी की कमी को देखते हुए इसका सिंचाई क्षेत्र घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। इस नहर से राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नौगौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इस नहर का जीरो पाइप्ड मोहनगढ़, जैसलमेर से बढ़ाकर गड़ा रोड, बाड़मेर कर दिया गया। अगर हम इस नहर की बात करें तो इस नहर को 2 भागों में बांटकर किया गया था और इस नहर के अंतर्गत लिफ्ट सिस्टम का उपयोग किया गया था, जिसमें जल को ऊपर उठाकर उसकी डायरेक्शंस को मोड़ा जाता था। क्योंकि राजस्थान के बहुत सी जो भौगोलिक आकृति थी वो ऐसी थी कि जिसकी वजह से जल को उस डायरेक्शन पर नहीं पहुंचाया जा सकता था, तो इसलिए लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करके जल प्रयोग में लाया जाता था। अब जैसा कि हमने बात करी कि ये नहर क्या है, इस नहर के कारण राजस्थान की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। तो अब इन परिवर्तनों को देखते हैं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के
पर्यावरण पर प्रभाव। इंदिरा गांधी नहर का पर्यावरण पर दोनों तरह से प्रभाव देखा गया, सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव भी। अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव में अब क्या हो गया, जब ये नहर विकसित हुई तो क्या हुआ कि जो मिट्टी की लंबी अवधि के लिए मिट्टी की पर्याप्तता उपलब्ध है, वहाँ पर बहुत कई क्षेत्रों में वनीकरण चारागाह विकसित किए गए, हवा के कटाव और नहर प्रणालियों की गाद में काफ़ी कमी दर्ज की गई। तो ये क्या था, वहाँ का सकारात्मक प्रभाव रहा। अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, जैसे गहन सिंचाई और पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण उन क्षेत्रों में जल भराव और मिट्टी में लवणता की एक खतरनाक दर को दर्ज किया गया था। मतलब कि जब गहन सिंचाई की जाती है और पानी की जब अत्यधिक उपलब्धता हो जाती है तो नहर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे जल भराव और मिट्टी में लवणता की मात्रा क्या होने लग गई, बढ़नी प्रारंभ हो गई। तो ये क्या था, नकारात्मक प्रभाव था। इसके बाद अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र में देखें तो भी इसका दोनों तरफ से प्रभाव देखा गया था, सकारात्मक प्रभाव भी था और नकारात्मक प्रभाव भी था। तो पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। इस नहर की सिंचाई से खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई और फसल की तीव्रता बढ़ी। ये तो सकारात्मक पॉइंट ही था। दूसरा, मुख्य वाणिज्य फसलें यानी गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली ने सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे चना, बाजरा और ज्वार की जगह ले ली। यानी कि क्या हुआ कि जहाँ पर वाणिज्य फसलों को बढ़ावा देने लगा, साथ ही जैसे मुख्य वाणिज्य फसलें जो थी, कौन थी वाणिज्य फसलें, गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली ने सूखा प्रतिरोध, क्योंकि वो स्थिति कैसी है, सूखे की स्थिति होती है, वहाँ पे जल ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए सूखा प्रतिरोध फसलें यानी कि वे फसलें जो कम जल में भी क्या हो सकती हैं, अच्छी तरह से फल फूल सकती हैं, ऐसी फसलों ने उनकी जगह ले ली थी। अब यहाँ पर चना, बाजरा और ज्वार की गहन जगह ले ली। इसके अलावा लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया। तो नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो गहन सिंचाई भी जल जमाव और मिट्टी की लवणता का कारण बन गई। इसलिए निकट भविष्य में यह कृषि की स्थिरता को बाधित कर सकता है, क्योंकि जब जल भराव की समस्या ज़्यादा हो गई तो वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जल भराव की समस्या के कारण मिट्टी में या सतह पर जो थी क्या थी, लवणता की मात्रा बढ़ने लग गई थी। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण क्या हुआ, जब इस तरह की समस्या, क्योंकि सिर्फ अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं तो फिर पुनः उस पर सोच विचार किया जाता है। और इस तरह का जब नकारात्मक प्रभाव देखा गया तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और उपाय भी सुझाए गए। तो पहला उपाय क्या था, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना पहला। दूसरा, जल संघन फसलों को नहीं बोना चाहिए, ऐसी फसलों को जिनमें जल संघन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ऐसी फसलों को नहीं बोना। तीसरा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नलों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और बाड़बंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। तो मतलब ऐसे काम करना जैसे नलों को पक्का करना, भूमि विकास करना, समतल और बाड़बंदी बाड़े बनाना, जिससे कि बहते हुए जल के मार्ग में कम क्षति हो। तो इस तरह से क्या करना, सतत पोषणीय उपायों को लागू करना, जिससे कि उन क्षेत्रों में जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसके बाद
हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर लेसन अच्छा लगा हो, टॉपिक्स अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।